स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगेश्वर जी के जीएस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय भूगोल पर। भारतीय भूगोल पढ़ने वाले हैं। भारतीय भूगोल में जो भी हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा भारत का सामान्य परिचय। फ्रेंड्स, भारत का सामान्य परिचय और ये पार्ट 2। तो ध्यान दें, इससे पहले हमने पार्ट 1 पहले पढ़ लिया है और ये पार्ट 2 है। तो अब हमको भारत के सामान्य परिचय में कितनी बातें पढ़नी है, कितनी चीजें हमको पढ़नी है, पहले इस चीज को देखिए। तो भारत के सामान्य परिचय में, जैसे ये बात हमने पिछली वीडियो में भी बताया है कि अक्षांश और देशांतर पढ़ना है, दूसरे नंबर पे हमको क्षेत्रीय विस्तार पढ़ना है, और तीसरे नंबर पे हमको अंतिम छोर बिंदु पढ़ने हैं, और चौथे नंबर पे हमको बच्चा क्षेत्रफल पढ़ना है, और पांचवें नंबर पे हमको कर्क रेखा से संबंधित जितनी बिंदु हैं भारत से संबंधित वो बातें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो ये भारतीय भूगोल की बिल्कुल शुरुआत है जीरो से। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जीएस स्ट्रॉन्ग करना हो, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने कितनी बात बताई है, तो पार्ट 1 में हमने अक्षांश व देशांतर स्थिति पढ़ाई है भारत की, दूसरा क्षेत्रीय विस्तार पढ़ाया है, और तीसरा पॉइंट हमने अंतिम छोर ये भी पढ़ाया है। तो पार्ट 1 में हमने ये पहले तीन टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं। पार्ट 2 में आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे क्षेत्रफल और कर्क रेखा पर बात करने वाले हैं। तो किसी भी बात की देरी ना करते हुए शुरू करते हैं जी। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा पहले क्षेत्रफल, और फिर दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। तो ध्यान देंगे बच्चा, आज का जो मेन टॉपिक है, मतलब चौथा टॉपिक है, वो है क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल भारत का, याद रखिए, क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे आज हम जी, क्षेत्रफल। अब इधर ध्यान दे बच्चा, ये मैप है भारत का, ये अपना भारत है ना, देख रहे हैं, ये पश्चिम है, ये पूरब है, और ये उत्तर है ना। तो ये कितना प्यारा भारत है अपना। तो यदि हम इसकी बात करते हैं कि हमने ये अक्षांश देशांतर वगैरह, कल अंतिम छोर वगैरह, ये सारी पिछली वीडियो में हमने नोट कर लिया है, सारी चीजें समझ ली हैं। तो आज जो हमको पढ़ना है वो क्षेत्रफल से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पश्चिम से लेके पूरब तक और साउथ से लेके नॉर्थ तक जो ये क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो पहला पॉइंट भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल की बात आई है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल इतना है। तो मतलब इतने पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है, बाउंड्री के अंदर जो ये एरिया देख रहे हो, इस बाउंड्री के अंदर जो एरिया है, इस एरिया का जो ये क्षेत्रफल है ये है। ठीक है, तो अब जो है इसको दो भागों में बांटा हुआ है भाई। भारत जो है वो, भारत को जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत मानी दो पार्ट हैं, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो ये दो प्रकार से है ये क्षेत्रफल। तो एक तरफ तो राज्य है बच्चा, तो एक तरफ है राज्य इसमें, और दूसरा है यूटी का मतलब आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अब राज्यों की संख्या आप जानते हैं कितनी है, 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश आप जानते हैं कितने हैं, 8 है। तो 8 और 28 याद रखिएगा, 28 और 8 या 8 और 28 कुल मिला के 36 होता है। तो इतने बड़े राज्य क्षेत्र में, अपने इस भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों की जो कुल संख्या है बच्चा वो है 36, और 36 को दो पार्टों में बांट दिया हमने। एक तरफ एक तो पूर्ण राज्य और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो इन राज्यों में सबसे ज्यादा किसका है, ये वाली बात, मतलब यहाँ बात करेंगे। तो अगर हम देखते हैं यानी सर्वाधिक, तो अगर देखते हैं राज्यों में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है बच्चा, राज्यों में सर्वाधिक क्षेत्रफल है किसका है, राजस्थान का है। ठीक है, ये बात करते हैं राजस्थान में। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य बताइए। भाई 28 राज्य हैं आप जानते हैं, 28 राज्यों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले शुरुआत के पहले 5 राज्य हमको पता होने जरूरी
नहीं है। तो ध्यान देंगे, नंबर 1 पर यदि मैं बात करता हूं तो राजस्थान, राजस्थान के बाद यदि मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यदि मैं बात करता हूं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद यदि मैं बात करता हूं अपना प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के बाद यदि मैं बात करता हूं चलो गुजरात आता है। याद रखिए हमारे राज्य के तुरंत बाद में जो आता है वो आता है गुजरात आता है। मतलब हम कहें कि अपना उत्तर प्रदेश देखिए, ध्यान दें, अपना जो उत्तर प्रदेश है बच्चा वो क्षेत्रफल में चौथा स्थान रखता है। देखिए राजस्थान पहला, मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा और यूपी चौथा, और आप जानते हैं गुजरात पांचवा है। तो क्षेत्रफल में गुजरात 5वें स्थान पर आता है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के बाद क्षेत्रफल में कौन सा राज्य आता है। आप कहेंगे सर गुजरात आता है, क्लियर है। पहला नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी और 5वें पे गुजरात। क्लियर हो गया। तो 28 में पहले 5 राज्यों का क्षेत्रफल तो ये आपके सामने है। अब बात आती है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य बताइए। क्षेत्रफल में सबसे कम कौन से राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम कौन से राज्य का है बच्चा। तो अब बात करते हैं न्यूनतम की। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य जैसे कि आप जानते हैं गोवा है, सिक्किम नहीं है, गोवा है। याद रखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। और गोवा का जो गोवा है याद रखिएगा, है ना। और गोवा के बाद यदि पूछ लें तो गोवा के बाद आता है सिक्किम। याद रखिएगा गोवा के बाद कौन आता है, सिक्किम आता है बच्चा। गोवा के बाद आता है सिक्किम। क्लियर, मतलब सिक्किम और गोवा में सबसे ज्यादा सिक्किम का है और सबसे कम गोवा का है। तो इसलिए भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। क्लियर है इतनी बात नहीं। तो क्षेत्रफल में आप राज्यों के बारे में जाने। तो अब हम बात कर लेते हैं यूटी केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में हम बात करते हैं, ध्यान दें जी। अब केंद्र शासित प्रदेश को बात करने से पहले हम थोड़ा सा यूपी के बारे में समझ लें तो और बेहतर रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है ना उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। अब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में इतने में कुल जिले कितने हैं, 75 जिले हैं। भाई इस क्षेत्रफल में जिलों की संख्या कितनी है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ भी 2 कंडीशन बनती हैं, एक तो सर्वाधिक और एक न्यूनतम। क्योंकि हम यूपी के वासी हैं, हमको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से संबंधित। जब आप नोट्स बनाए ना, इसको अपने नोटबुक में लिखें तो आप बाद में यूपी के बारे में इतनी बात जरूर लिखें। तो यहाँ यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आप जानते हैं लखीमपुर खीरी है, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला हो जाएगा आप जानते हैं हापुड़ है। तो याद रखिएगा ये तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लिखते चले इस बात को, ठीक है, लखीमपुर खीरी। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा हापुड़। हापुड़ का क्षेत्रफल 660 किलोमीटर स्क्वायर है। और याद रखिए लखीमपुर खीरी का 7,680 किलोमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल है। याद रखना है इतनी बात, है ना। तो हापुड़ का क्षेत्रफल है 660 किलोमीटर स्क्वायर, और लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो 7,680 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ये न्यूनतम वाला है। 2014 से 13-12 से पहले अगर हम बात करते हैं तो भदोही आता था, याद रखिएगा। लेकिन 2024 में हम बात कर रहे हैं, 2024 में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। अगर आपने कहीं भदोही पढ़ा है तो वो याद रखना, वो पहले आंकड़े आपने पढ़े हैं, ठीक है। चलिए तो इतना आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो केंद्र शासित प्रदेश में यदि हम बात करते हैं जी, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जैसे कि आप जानते हैं बच्चा लोग 8 है ना। तो इसमें सर्वाधिक की बात करता हूं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, है ना, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हाँ भली भांति जानते हैं भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, लद्दाख है। हमने कल पिछली वीडियो में बताया था कि भारत का जो उत्तरी राज्य है वो कौन सा है, लद्दाख है। ये वाला जो राज्य आप देख पा रहे हैं ना, तो ये तो है जम्मू कश्मीर, और ये वाला जो राज्य आप देख रहे हैं ये है लद्दाख। तो याद रखिए बच्चा सर्वाधिक
क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसमें हमने अक्साई चीन और पीओके को भी शामिल कर रखा है। क्लियर है? चलिए, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लद्दाख हुआ। अब हम बात करते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। ये आपको बेसिकली इतनी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है बच्चा लक्षद्वीप, है ना। तो लक्षद्वीप की जैसे आप पोजीशन देखते हैं तो लक्षद्वीप इस प्रकार से है। ये लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। क्लियर इतनी बात में। तो क्षेत्रफल में यदि हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल 32,87,263 है, 32,87,263 है। और जो विश्व का 2.41% है। ये बात भी आप बाद में नोट करके लिखें। भारत विश्व में सातवां स्थान रखता है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल में भारत विश्व सातवां स्थान रखता है और 2.41% भारत का परसेंटेज है। यदि हम बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया का क्षेत्रफल जो भी है वो अपने आप में 100% है। इतना याद रखिएगा, पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है वो 4% है। वो 4% में से भारत का जो क्षेत्रफल है जो 32,87,263 है, ये कितने परसेंट है? तो इसकी परसेंटेज अगर वैल्यू निकालते हैं तो 2.41% आता है। ठीक है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, आपको पता है। तो दुनिया का क्षेत्रफल अपने आप में 100% है। 100% में से भारत का क्षेत्रफल 2.41% है, जो कि दुनिया में 7वां स्थान रखता है। याद रखिएगा, भारत क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां। इतनी बात आपकी कंप्लीट हुई। तो क्षेत्रफल से यदि क्वेश्चन आता है तो इस बीच से क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कर्क रेखा। जैसे कि हमने पीछे बताया था, क्षेत्रफल पढ़ेंगे और क्षेत्रफल के बाद हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। क्लियर? चलिए, अब देखते हैं कर्क रेखा को। तो कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छे से हमने कर्क रेखा के बारे में बताया है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक जो होगा बच्चा, अगला टॉपिक होगा हमारा भारत में कर्क रेखा। तो ध्यान देंगे हम, भारत में जो कर्क रेखा है इसके बारे में ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग भी एक बात को अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते चलिए जरूर ध्यान से। तो ध्यान देख लेते हैं पहले भारत में जो कर्क रेखा की पोजीशन है। भारत में कर्क रेखा की पोजीशन कहाँ है बाबू? तो भारत में कर्क रेखा की पोजीशन कुछ इस प्रकार से है। तो ध्यान दें, भारत में जो कर्क रेखा की पोजीशन है वो इस प्रकार से है। ठीक है, ये अपना भारत का मैप है और ये भारत है, अपना प्यारा भारत है जी। तो ये इस प्रकार से ये भारत के बीचों बीच में को जो कर्क रेखा, ये जो रेखा लाइन जा रही है, इसी लाइन को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। एक काल्पनिक रेखा है, याद रखिएगा। एक्चुअल में ये रेखाएं नहीं है, देखने को मिलती नहीं है। आप सोचने लगे कि हम कहाँ हैं, ढूंढते हैं इनको, ऐसे नहीं मिलने वाली। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए, तो इस रेखा के उत्तर का जो है ये उत्तर भारत कहलाएगा। इस रेखा के उत्तर का जो है उत्तर भारत कहलाएगा और इस रेखा के नीचे का साउथ का जो है वो साउथ भारत कहलाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो कर्क रेखा की शुरुआत बिल्कुल देखिए कैसे करनी है। इस प्रकार इधर आप पश्चिम में एक पॉइंट बनाइए और आप पूरब में एक पॉइंट बनाइए। पश्चिम के पॉइंट को पूरब वाले पॉइंट से आप इस प्रकार से जोड़ दीजिए, है ना। तो इसको सीधा कर लेते हैं बिल्कुल, है ना। तो पहले थोड़ा सा इस हिसाब से कर लेते हैं, ऐसे करके ये पश्चिम भी पूरब वाला पॉइंट हुआ और ये पश्चिम वाला पॉइंट हुआ। क्लियर है? इस प्रकार से आप अपने नोटबुक पे नोट करें। तो जैसे जानते हैं कि ये पश्चिम है ना। इधर आप नोट कर दें पश्चिम और इधर आप नोट कर दें पूरब। ठीक है, इतनी बात आपके माइंड में सेट हो गई। अब आपको राज्य सेट करना है। तो आप जैसे कि जानते हैं इधर राज्य कौन सा है, इधर राज्य है गुजरात। इधर लिखेंगे नंबर 1 गुजरात
और गुजरात की इधर हम बात करते हैं तो गुजरात से ऊपर इधर राजस्थान है, इधर राजस्थान के इधर चलते हैं तो पूरब है, और सॉरी मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के पूरब चलते हैं तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के पूरब चलते हैं तो झारखंड है, झारखंड के पूरब चलते हैं तो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के भी और आगे चलते हैं तो आप जानते हैं तीन ओर से बांग्लादेश ने इसको घेर रखा है ना, जैसे कि जानते हैं त्रिपुरा राज्य है, और इसके लास्ट में आप जानते हैं ये मिजोरम है। ठीक है, तो सबसे पूरब में कौन सा राज्य है कर्क रेखा पर, तो वो मिजोरम राज्य है। अब इनकी हम क्या कर लेते हैं, इनकी काउंटिंग कर लेते हैं, नंबरिंग डाल देते हैं। 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। क्लियर है। तो भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं, तो इस बात को भी आप नोट डाउन करें जी। तो भारत के कुल, याद रखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, भारत में 8 राज्य, भारत में 8 राज्य स्थित हैं, 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। हमने कर्क रेखा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारा टॉपिक ही कर्क रेखा है, तो फालतू में माथापच्ची काहे को करना भैया। तो कम चीजों को अपने नोटबुक के अंदर लिखो और उसको विस्तार से कहीं ना कहीं माइंड में पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के रखो। माइंड से बोल लो लेकिन कम लिखो, कम बोलो जाते हैं। तो भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं, ये आपके सामने है। क्लियर है। अब बात आती है जी पोषण किस प्रकार से बनता है कि सर जी इन 8 राज्यों में सबसे ज्यादा कर्क रेखा कौन से राज्य में कौन से राज्य में है ना। तो कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है और सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई कौन से राज्य में है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान देंगे। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक दूरी कर्क रेखा की, तो वो मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा कर्क रेखा सबसे ज्यादा दूर तक है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूर तक है और राजस्थान में सबसे कम है। तो याद रखिएगा अगर न्यूनतम की बात आएगी तो न्यूनतम में आप बोलेंगे सर जी राजस्थान है, और सर्वाधिक में आप बोलेंगे सर जी मध्य प्रदेश है। यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश वालों आपको ये पता भी होगा कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों को होकर जाती है। यदि आप मध्य प्रदेश के हैं और आप इतना जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हमको कि कर्क रेखा कितने राज्यों को, मध्य प्रदेश के कितने जिलों को होकर जाती है। क्लियर है, याद रखिएगा। और न्यूनतम क्षेत्रफल है राजस्थान का। यदि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के किस जिला को होकर जाती है, आप ये भी अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। क्लियर, इतनी बात नहीं जी। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश, न्यूनतम हो गया राजस्थान। भारत के कुल 8 राज्यों को कर्क रेखा होकर जाती है। ये पश्चिम से पूरब वाले सीक्वेंस में हमने राज्य भी नोट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है बच्चा कि कर्क रेखा पर अवस्थित शहर, याद रखिएगा कर्क रेखा पर अवस्थित शहर। ठीक है, अवस्थित शहर से क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से शहर कर्क रेखा पर स्थित हैं या कौन से नहीं हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है, कौन सा नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें हम बात करते हैं। देखिए यदि मैं बात करता हूं तो जो सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा पर पूछा जाता है वो आप जानते हैं रांची है। रांची आप जानते हैं झारखंड की राजधानी है। क्लियर है। रांची के बाद यदि मैं मध्य प्रदेश में बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में एक शहर आता है जबलपुर, याद रखिएगा जबलपुर, और दूसरा शहर आता है मध्य प्रदेश में अनूपपुर। याद रखिएगा दूसरा जो है वो अनूपपुर है, और दोनों के दोनों शहर, ये दोनों के दोनों सिटी ये एक ही राज्य में है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जबलपुर और अनूपपुर ये दोनों मध्य प्रदेश में है, कर्क रेखा के आसपास स्थित हैं। याद रखिएगा, है ना। जब भी कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कहना है सर मध्य प्रदेश का जबलपुर अनूपपुर ये कर्क रेखा के आसपास स्थित है या कर्क रेखा पर स्थित है। मतलब अपने माइंड में सेट कीजिए। रांची झारखंड की राजधानी है, ये भी कर्क रेखा पर स्थित शहर है। चलिए पश्चिम बंगाल की राजधानी आप जानते हैं कोलकाता है, तो कोलकाता भी कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए कोलकाता में गर्मी बहुत ज्यादा है। क्लियर
क्लियर है। कोलकाता के बाद यदि हम बात करते हैं इसकी, इस राज्य की, त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो आप इसको भी नोट डाउन कीजिए, ये भी कर्क रेखा पर स्थित शहर है। जैसे कि आगे है सबसे पूर्वी राज्य है अपना, सॉरी, कर्क रेखा पर सबसे पूर्वी राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है और आइजोल भी कर्क रेखा पर स्थित शहर है। तो अगरतला के बाद में लिखते चलिए आप आइजोल, आइजोल, ठीक है, क्लियर, इतनी बात नहीं। तो आइजोल, अगरतला, कोलकाता कर्क रेखा पर स्थित है, रांची कर्क रेखा पर स्थित है, छत्तीसगढ़ छोड़िए, मध्य प्रदेश का जबलपुर, अनूपपुर ये कर्क रेखा पर स्थित है, राजस्थान को छोड़िए, हमने अभी बताया है, ठीक है, और इसको भी छोड़िए। हालांकि गांधीनगर, याद रखिए गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, और ये कर्क रेखा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप इसको भी आप नोट कर लीजिए, कभी आ जाता है क्वेश्चन कि कितनी दूरी पर है, तो ये 25 किलोमीटर की दूरी पर है। कर्क रेखा से इस शहर की लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी कर्क रेखा के आसपास ही स्थित है, इसलिए आप इसको भी याद रखिए। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए। तब अवस्थित शहर आपको पता चले, सर्वाधिक मध्य प्रदेश, न्यूनतम आपको पता चला, और कुल भारत के कितने राज्यों को कर्क रेखा होकर जाती है ये भी आपको पता चला। भारत के कितने राज्य हैं ये आपको मैप के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिए, ये भी आपको पता चला। इससे अगले स्टेप पे आते हैं, कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन और कैसे आते हैं, क्लियर है नहीं। तो कर्क रेखा से संबंधित और बातों पर ध्यान देंगे जी। तो क्षेत्रफल में आप जैसे कि जानते हैं भारत क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है, क्लियर है, याद रखिएगा। विश्व में कौन सा स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है। इतनी बात कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए जो बाबू ये कर्क, ये भारत है और ये जो है कर्क रेखा है, थोड़ा मैप पे ध्यान दें। हमने जैसे कि बताया कर्क रेखा कहीं ना कहीं भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ध्यान दो, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस कारण कहीं ना कहीं भारत की जलवायु भी 2 प्रकार की हो जाती है। याद रखना, कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है बहुत गर्म होता है। आपने देखा होगा कर्क रेखा के आसपास के जो लोग हैं जिनका जन्म कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र में हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनका बॉडी स्ट्रक्चर और उनका बॉडी संरचना जो है, रंग रूप थोड़ा सा बिल्कुल अलग होगा। याद रखिएगा, रंग रूप बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ गर्म क्षेत्र है, ये बहुत गर्मी वाला इलाका है, समझे। मतलब गर्मी वाला इलाका क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट सूर्य की रेडिएशन जो डायरेक्ट पड़ती है वो कर्क रेखा पर पड़ती है। याद रखिएगा, सूर्य की जो रेडिएशन पड़ती है वो कर्क रेखा पर पड़ती है। तो जिस कारण यहाँ पर गर्म क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु बहुत गर्म है। तो गर्म है तो ये कहीं ना कहीं कर्क रेखा भारत की जलवायु को भी 2 भागों में बांटती है। तो यदि हम बात करते हैं बच्चा, ये साउथ वाली, तो साउथ की जो जलवायु है, भारत की साउथ की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु साउथ वाले भारत की है, ठीक है। और नॉर्थ वाले भारत की बात करते हैं तो उपोष्ण, नॉर्थ की बात करते हैं तो उपोष्ण, याद रखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कर्क रेखा भारत की जलवायु को भी अफेक्टेड करने में पूरी भूमिका करती है। तो इस प्रकार से आपको नोट डाउन में जो लिखना है, ये कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा से ऊपर, कर्क रेखा से ऊपर आप लिखेंगे इस प्रकार से एरो देंगे, तो ऊपर लिखेंगे उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, और नीचे लिखेंगे उष्ण, नीचे आपको साउथ वाले पोर्शन में ये लिखना है, जिससे कि आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो भारत की जलवायु कैसी है, आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो विकल्प आपको कौन सा लेना है, आंसर के रूप में जो विकल्प लेना है आपको वो कौन सा लेना है, ध्यान से सुनिए। भारत की जलवायु उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। तो जिस विकल्प में दोनों शब्द लिखे हुए हों वो आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, भारत की जलवायु कैसी है, तो ऐसी भी है और ऐसी भी है, क्लियर है नहीं जी, याद रखना। तो कर्क रेखा से संबंधित अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन जलवायु से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से आंसर देंगे। अगले पॉइंट की भैया हम लिख ही देते हैं इस बात को भी, है ना। तो नोट डाउन करके लिखते हैं, नोट डाउन करके, या ये नोट डाउन करके छोड़िए, टाइम नहीं, इतना आपको समझा ही दिया है। अब हम अगले स्टेप में जो बात करते हैं कि इसमें और क्या है,
देखिए कर्क रेखा, ये तो आपको जाने की भारत के बारे में। अब कर्क रेखा विश्व के, कर्क रेखा पर अवस्थित विश्व के कुल कितने देश हैं, है ना। ये दुनिया में यदि हम बात करते हैं, दुनिया में कर्क रेखा पर अवस्थित शहरों की संख्या कितनी, अब अवस्थित देशों की संख्या कितनी है, तो यहाँ लिखे नोट, नोट में ये नोट करना है हमको। 17 देश, याद रखिए 17 देश, 3 महाद्वीप और 6 जल निकाय। कर्क रेखा पर, कर्क रेखा इनसे संबंध रखती है। जो दुनिया के मैप में, वर्ल्ड के मैप में कर्क रेखा को अगर हम खींचते हैं तो कर्क रेखा 3 महाद्वीपों और दुनिया के 17 देशों और 6 जल निकायों को होकर जाती है। इस प्रकार से ये दुनिया है, और दुनिया ये भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर कर्क रेखा है ये वाली। तो कर्क रेखा इस प्रकार से 3 महाद्वीपों को होकर जाती है, 6 जल निकायों को होकर जाती है, जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी, ताइवान की खाड़ी, इस प्रकार से, और 17 देशों को होकर जाती है। क्लियर बात नहीं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 17 देश तो कौन से, इनको नाम याद करने की जरूरत नहीं। 17 देशों में भारत भी ऑलरेडी है, ठीक है जी, याद रखिए इतना। अब महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो महाद्वीप की यदि बात करता हूँ तो एशिया है, एशिया के बाद में बात करता हूँ अफ्रीका है, याद रखिएगा अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद में बात करता हूँ तो उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। क्लियर है बात नहीं। अब ध्यान दें बच्चा, एशिया के 8 देशों को होकर जाती है कर्क रेखा, अफ्रीका के 7 देशों को होकर जाती है कर्क रेखा, और उत्तरी अमेरिका के 2 देशों को होकर जाती है कर्क रेखा। तो 8, 7, 15 और 2 17, तो टोटल कितने देशों को होकर जाती है कर्क रेखा, 17 देशों को। क्लियर है बात नहीं। अब बात करता हूँ ये जो 6 जल निकाय हैं ये कौन कौन से हैं, इसको भी हमको समझना है। तो जैसे जानते हैं सब, इधर प्रशांत महासागर को कर्क रेखा जाती है, प्रशांत के बाद अटलांटिक महासागर को कर्क रेखा जाती है, अटलांटिक महासागर के बाद हिंद महासागर को कर्क रेखा जाती है, हिंद महासागर के बाद लाल सागर को कर्क रेखा जाती है, याद रखिए लाल सागर को। लाल सागर के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ताइवान है ना, ताइवान जल डमरू यहाँ को कर्क रेखा होकर जाती है। फिर मैक्सिको की खाड़ी आप जानते हैं, है ना, मैक्सिको है तो मैक्सिको की खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी को होकर जाती है बच्चा, है ना। तो बाबू कोई भी चीज़ आप पढ़े ना, तो मेरा आप सबका यही कहना है कि आप कर्क रेखा पढ़ रहे हैं तो कर्क रेखा से संबंधित जितने भी फैक्ट है ना, उन सारे फैक्टों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करो। आज तुमने कुछ पढ़ लिया, कल तुम कर्क रेखा से संबंधित कल कुछ पढ़ोगे, है तो ये ऐसे पढ़ाई नहीं होती है ना। सिस्टमेटिक वे से पढ़ो, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको आप 1 to उससे संबंधित जितने भी पॉइंट है आप उसको सारे इकट्ठा करके एक जगह नोट करके लिखो, है ना, जिससे कि लिखने से आपके माइंड में भी वो चीज फिट हो जाएगी। तो कर्क रेखा से संबंधित ये बिंदु हम जाने। तो देखिए प्रशांत महासागर को होकर, अटलांटिक को होकर, हिंद महासागर को, लाल सागर को, ताइवान और मैक्सिको की खाड़ी को होकर भी कर्क रेखा जाती है। दुनिया के 3 महाद्वीपों को होकर जाती है, और एशिया के 8 देशों होकर, 8 देश हैं, अफ्रीका के 7 हैं और उत्तरी अमेरिका के 2 देश हैं। क्लियर बात नहीं। कुल 17 देशों को कर्क रेखा होकर जाती है, जिसमें कि भारत भी है, और भारत के 8 राज्यों को कर्क रेखा होकर जाती है। 8 राज्यों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक दूरी जो है मध्य प्रदेश में है, और न्यूनतम दूरी राजस्थान है ना। और हम ये और कर्क रेखा जलवायु को भी 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा से ऊपर उत्तर भारत है तो उसकी जलवायु उपोष्ण है, और साउथ भारत की जलवायु उष्ण है, याद रखिए इतनी बात को, ठीक है। कर्क रेखा पर सूर्य की जो रेडिएशन लंबवत पड़ती है वो 21 जून को पड़ती हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन भी होता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, इस बात को हम नोट और कर लेते हैं। क्लियर बात जी। तो यहाँ नोट डाउन करेंगे, ये इसको भी हटा देते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ नोट करेंगे NOT नोट, लिखेंगे कर्क रेखा पर सूर्य की रेडिएशन, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत
लंबत 21 जून को पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं, लंबत 21 जून को पड़ती हैं, जिस कारण ये लिखते चले इस बात को, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा व गर्म दिन होता है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा व गर्म दिन होता है। ठीक है, क्लियर है बात नहीं। देखिए एक बात और हम बताएं, जीएस बच्चा कहता है जैसे जीएस याद नहीं होती। बाबू जीएस याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जीएस को बार बार लिखो, कैसे लिखो। अब हम ये जो चीज पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो देख भी रहे हैं और आप 50% काम कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन आप नोट नहीं कर रहे हैं। यही कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। मानिए आज नहीं मानेंगे तो कभी ना कभी इस बात को आप स्वीकार करेंगे, और जब स्वीकार तब करेंगे जब समय निकल जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ किसी भी बात की देरी मत करो, हर चीज को नोट डाउन करो। नोट करने से वो तुम्हारे माइंड में चीज सेट हो जाती है। ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है बाबू, कि जीएस इसी तरह से मजबूत हो पाएगी, आप हर चीज को लिखते चलें। क्लियर? चलिए, तो आप कर्क रेखा से संबंधित सारे बिंदु कंप्लीट हो गए। तो हम ये भारत का सामान्य परिचय में हमने क्या पढ़ा? अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, क्षेत्रीय विस्तार और अंतिम छोर पढ़ा हमने। अंतिम छोर बिंदु मतलब सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, और भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दी थी। आज हमने पढ़ लिया क्या? क्षेत्रफल पढ़ा, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और इसको दो पार्टों में बांट दिया, राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में। क्लियर बात नहीं जी? अब हम इसके बाद में हमने पढ़ा कर्क रेखा। कर्क रेखा से संबंधित अभी आपने नोट किया ही है, सारी चीज है ना, पढ़ाई है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।